Good morning, dear students. My name is Manjeet Chaudhary, and today we are discussing about the magnetism and the matter. तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में हम क्या देखेंगे। इसमें हम देखेंगे जो फंडामेंटल ऑफ मैग्नेटिज्म, उसके प्रिंसिपल, उसका प्रैक्टिकल यूज। साथ में हम देखेंगे कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह कैसे काम करता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, कुछ मटेरियल प्रॉपर्टीज जिससे मैग्नेट बनाया जाता है, एवं वगैरह वगैरह। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है मैग्नेटिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है? किसी भी मैग्नेट में हम जानते हैं कि एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। इन दोनों के बीच में जो पूरी मैग्नेट बार होती है, मान लीजिए एक मैग्नेटिक बार है, तो उसके अंदर क्या होगा कि कुछ अलाइनमेंट बने होते हैं जो एक हो सकता है कि एक डायरेक्शन में हो सकता है अलग अलग डायरेक्शन में हो। अकॉर्डिंग टू इट ये डिपेंड करता है कि मैग्नेट कौन से टाइप का है। ये टाइप मैग्नेटिक मटेरियल है या पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है, फेरी मैग्नेटिक है, किस टाइप का मटेरियल है। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि नॉर्थ एंड साउथ पोल, कि एवरी मैग्नेट हैज़ ए टू पोल्स वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट देयर आर ऑलवेज पेयर्ड। कहने का मतलब है कि हर मैग्नेट में दो पोल होते हैं और वहाँ पे मैग्नेटिज्म में या जो आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अब क्यों होता है? देखिए, हमारे अर्थ में भी दो पोल है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, सभी जानते हैं। तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक इफेक्ट है या मैग्नेटिक फोर्स है वो सबसे ज़्यादा है। कारण क्या है? जैसे मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है। ठीक है, इसी बार मैग्नेट को ले लेते हैं कि भाई नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस आ रही है और साउथ में एंटर कर रही है। अब क्या, जहाँ से लाइंस निकल रही है यानी वो क्या है, एक सोर्स की तरह काम कर रहा है। और ये तो आप जानती हैं कि सोर्स जो होता है उसके पास एनर्जी होती है या पावर कह लीजिए बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में होती है। ठीक है, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स वहाँ पे मिलेगा। आप ये मान के चलिए जैसे टॉर्च है, मैं टॉर्च को जलाता हूँ और उसका जब फोकस है वो दूर तक जाता है, तो लाइट की इंटेंसिटी जो है या जो लाइट है सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगी बताइए? वो मिलेगी जहाँ से लाइट निकल रही है। और दूसरी जगह साथ में जहाँ पर लाइट लास्ट में पहुँच रही है, वो सरफेस, वो दीवार जहाँ से लाइट का मतलब रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो ये दो क्या हो गए एक हिसाब से कि मान लीजिए जहाँ से लाइट निकल रही है वो नॉर्थ पोल है और जहाँ पे लाइट ख़त्म हो रही है या दीवार पे अपन फोकस मारते हैं, दीवार पे क्या है वो साउथ पोल मान लीजिए। जो बीच का जो अपन को लाइटनिंग दिखती है, जो लाइनिंग जाती हुई दिखती है या जो सरफेस एरिया अपन को दिखता है वाइट कलर में बना हुआ, वो मान लीजिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। समझिए, उसी हिसाब से जहाँ से लाइंस निकल रही है वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो हाईएस्ट मात्रा में। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये है डायरेक्शनल फोर्स। इसमें क्या लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस emerge from the north pole and enter the south pole indicating direction। ये मैंने आपको बता ही दिया कि नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है, कोई बात ये बता रहा है। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है कि ए मेजर ऑफ द मैग्नेट्स स्ट्रेंथ एंड ओरिएंटेशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये मेजर करता है, किस चीज़ को करता है मेजर? कि स्ट्रेंथ एंड द ओरिएंटेशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, जो मैग्नेटिक फील्ड है या जैसे मान लो बार मैग्नेट है उसके चार जो लाइंस है वो क्या बना रही है? एक मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, एक एरिया कवर कर रही है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। वो किसी भी लोहे की चीज़ को या फिर जो मान लीजिए उनको आकर्षित करने में या प्रतिकर्षित करने में क्या है, सक्षम है। अट्रैक्शन फोर्स है उस वो उसके अंदर मौजूद है और रिपल्सन फोर्स भी उसके अंदर मौजूद है। लेकिन ये चीज़ बताइए, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है
जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की कितनी है स्ट्रेंथ। भाई ऐसा तो है नहीं ना कि जैसे मान ली छोटी चुंबक लूँगा और बड़ी चुंबक लेते हैं, ठीक, एक बार मैग्नेट ले रहे हैं छोटी और एक बार मैग्नेट बड़ी ले रहे हैं, तो ये तो हम कह नहीं सकते कि दोनों के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ सेम है, ये तो बेवकूफ़ी होगी कहना। ठीक वैसे जैसे एक जग में पानी बराबर आएगा या गिलास में बराबर आना, ये मतलब दो अलग अलग बातें हैं। ये कहना गलत है कि दोनों में सेम पानी आएगा उसी हिसाब से। तो अब इसको मापने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, जैसे दूध को मापते हैं लीटर में, वजन नापते हैं केजी में, ऐसे इनकी भी यूनिट होती है, तो वो हम मापते हैं डाइपोल मोमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक डाइपोल आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिज्म। जो मैंने आपको बताया वही है, स्ट्रेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो मैग्नेटिज्म है, उसी के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसा ही क्या होता है, जैसे मैग्नेटिक में होता है वैसा ही सेम इलेक्ट्रिकल में भी होता है। वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल डाइपोल होते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ नापता है। लगभग लगभग आप देखेंगे कि फॉर्मूला इक्वेशन भी सेम है, ठीक है। आप जब पढ़ेंगे बुक्स वगैरह में आप देखेंगे लगभग फॉर्मूला भी एक ही जैसे होते हैं, बहुत मामूली डिफरेंट आता है। कुछ यूनिट्स हाँ हो सकता है चेंज हो गई, जैसे इसमें परमेबिलिटी है, उसमें परमिटिविटी आ जाता है, ठीक है, ऐसे कुछ चीज़ें। दे पोसेस ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विच डिफाइंस देयर स्ट्रेंथ एंड ओरिएंटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड। सेम वही बात जो हमने पढ़ा है वो इसमें बताया। चलिए नेक्स्ट, अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारी जो अर्थ है वो भी एज लाइक ए मैग्नेट है, यानी हम कह सकते हैं बहुत बड़ी मैग्नेट है जिसका कोई अंत नहीं है। जब भी आप किसी बार मैग्नेट को धागे से लटकाते हैं, तो आपने पढ़ा हुआ कक्षा 10 में कक्षा 12 में कि हम धागे से किसी बार मैग्नेट को अगर लटकाएंगे तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाके रुकेगी। सेम ऐसे ही जैसे कंपास को हम इधर उधर करते हैं, घुमाते हैं, सेक करते हैं, उस टाइम पे वो कंपास की सुई नॉर्थ डायरेक्शन में रुकती है, साउथ डायरेक्शन में रुकती है, ठीक है, इंडिकेटिंग द नॉर्थ एंड साउथ ड्यू टू द कंपास। तो वो क्या कर रहा है, वो वही दिखाता है जो हमारी बड़ी मैग्नेट है जो दिखा रही है। आप कंपास को लीजिए, उसके नीचे एक दूसरी मैग्नेट रखिए, देखिए कि डिफ्लेक्शन होगा, जाहिर सी बात है। तो वो छोटी मैग्नेट है इसलिए डिफ्लेक्शन कम है, लेकिन बड़ी मैग्नेट जो अर्थ है, आप जानते हैं अर्थ कितनी बड़ी है, और जो अगर पूरी ये मैग्नेट की तरह काम करे तो आप सोच सकते हैं कि क्या क्या कर सकती है। इसके द्वारा हम किसी भी मैग्नेट की डायरेक्शन वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि अगर सर अर्थ में मैग्नेट ना होती तो क्या क्या इफेक्ट हो सकता था। देखिए मैं आपको बता दूँ, अगर अर्थ एज ए मैग्नेटिक इफेक्ट ख़त्म कर दिया जाए तो हमारे जितने भी सैटेलाइट कनेक्शन वगैरह हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। तो आपने अभी रिसेंट न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि अर्थ अपना मैग्नेटिज्म चेंज कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट कर रही है। जैसे जो साउथ डायरेक्शन थी वो नॉर्थ बनने जा रही है, और जो नॉर्थ हिस्सा था वो साउथ की तरफ बिहेव करने जा रहा है। तो इससे हमारे जो पुराने सैटेलाइट है जिनको हमने स्पेसिफिक इसी हिसाब से बनाया था कि जो नॉर्थ साइड है उसके हिसाब से जो साउथ साइड है वो साउथ रहेगी, लेकिन अब जब ये चेंज हो रहा है तो हमारे सैटेलाइटों को हमें रीडिज़ाइन करना पड़ेगा या रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, ठीक है। सैटेलाइट जो प्रोग्रामिंग की जाती है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ये क्यों होता है? देखिए ब्रह्मांड में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसका कोई स्पेसिफिक जवाब तो नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर पता लगा है कि ये बहुत साल यानी बहुत ज़्यादा सालों के बाद हमेशा होता है। तो साइंटिस्ट उन्होंने पता लगाया है कि ये होता ही है कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अर्थ अपना मैग्नेटिक जो डायरेक्शन वगैरह है ये चेंज करती है। तो इसी के ऊपर देखिए हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे क्या लिखा हुआ है कि द अर्थ एक्ट्स लाइक ए गेंट बार मैग्नेट, जो बहुत बड़ी बार मैग्नेट की तरह यूज हो रहा है ये, और प्रोड्यूसिंग इट्स आवर मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखिएगा अर्थ अपना खुद का
मैग्नेटिक फील्ड रखती है, यानी ये एक परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करती है, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कि कुछ टाइम करंट दिया, मैग्नेट है, हटा दिया, मैग्नेट खत्म। ये एक परमानेंट मैग्नेट है। दिस फील्ड इज क्रूशियल फॉर द प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन। ये हमें जो हार्मफुल सोलर रेडिएशन है उससे भी बचाती है। कैसे, चलिए बात करते हैं। हमने ये तो सुना ही होगा कि जो सन है वहाँ से कुछ रेडिएशन आता है, और सन किस पे काम करता है, ये फ्यूजन प्रोसेस पे काम करता है। जब सन फ्यूजन प्रोसेस पे काम कर रहा है तो इससे बहुत सारा रेडिएशन निकल रहा है। जैसे आप न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह का देखा होगा, कहीं पे सुना होगा आपने, या जहाँ पढ़ा होगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी रेडिएशन वगैरह निकलते हैं। और जो जैसे न्यूक्लियर जो सोर्स है हमारे, उसके द्वारा भी रेडिएशन निकलता है। तो उसमें क्या होते हैं, रेडिएशन क्या है, एक चार जाइंट्स है, अल्फा बीटा गामा। आयरन मैन आपने मूवी देखी होगी, सेम वैसे ही आयरन मैन मूवी में आपको देखा था हमने, जो रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके कारण वो कैडमियम की छड़ें अपने हार्ट के अंदर लगाई हुई रखता है। जो भी है, मतलब वो साइंस फिक्शन है सब। लेकिन आपने देखा होगा साइंस फिक्शन में भी उसने जो बातें बताई है, शायद उन मतलब उन साइंस फिक्शन चीज़ों को छोड़ दीजिए, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी वगैरह जो उसने दिखाई है उस पर कुछ बातें मतलब वैसी ही है जो अपन पढ़ते हैं। तो अल्फा बीटा गामा के रूप में जो रे, इनमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और ये पार्टिकल हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को पेनिट्रेट कर जाते हैं, बिल्कुल पार कर जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, अर्थ का मैग्नेटिक इफेक्ट, वो उन चार्ज पार्टिकल्स को अपनी ओर आने नहीं देता, यानी एक कवर बना के रखता है। बिल्कुल जैसे आप कह सकते हैं ना, बिल्कुल एक कवर। मान लीजिए बॉल है और उसको किसी डब्बे में डाल दिया, और ऊपर से लाइट मार रहे हैं, लाइट नहीं पहुंच पा रही, सेम वैसे ही। ठीक है, तो इस जो ये मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है, ये हमारी अर्थ के चारों ओर एक स्पेयर क्रिएट करता है, और उसको हम कहते हैं मैग्नेटोस्फेयर, लाइक ट्रोपोस्फेयर। सेम वैसे पोल रिवर्सल के बारे में मैंने आपको बताया है कि हिस्टोरिकली अर्थ मैग्नेटिक पोल है पीरियोडिकली रिवर्स। अर्थ के जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो लगातार बदल रहे हैं, और ऐसा लॉन्ग टाइम्स में हर बार होता है। एंड थर्ड जो है कि जियो मैग्नेटिक पोल्स, द अर्थ मैग्नेटिक पोल्स आर क्लोज टू बट नॉट एग्जैक्टली अलाइंड विद द जियोग्राफी। इसका कहने का मतलब है कि जो हमारे अर्थ के जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो बहुत ही सिमिलर है, लेकिन जो हमारे जियोग्राफिक पोल्स हैं हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो भी उसी से मिले। ठीक है, लाइक अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स और हमारे जो जियोग्राफिक यानी स्पेसिफिक जगह जहाँ हम रह रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। दो टर्म जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली है मैग्नेटाइजेशन, डिस्क्राइब द एक्सटेंट टू विच मटेरियल इज मैग्नेटाइज, इट इज अ नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन क्या है, जब किसी भी मान लीजिए मेटल है, उसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, या उसको जैसे मान लीजिए स्टील वगैरह, स्टील है, सबसे अच्छी मैग्नेट पता है किससे सही बनती है, वो है स्टील टाइप में, क्योंकि स्टील के जो डाइपोल्स होते हैं वो जल्दी से क्या होता है, अलाइन हो जाते हैं मैग्नेटिज्म तरफ, और मैग्नेटिक इफेक्ट है उसको जल्दी से एब्जॉर्ब करते हैं। हिसाब से आपने देखा वो पेचकस स्क्रू ड्राइवर जो हम यूज़ करते हैं, जब हम शुरू में स्क्रू ड्राइवर लाते हैं तो वो पेच जो हमने हमारे नट वगैरह हैं उनको टच करने में कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे बिजली का काम वगैरह करते रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते रहते हैं, उसके बाद आप देखना उसको टच करना वो अपने आप स्क्रूज होते हैं उनको अपने आप अट्रैक्ट कर लेता है। इट इज जस्ट लाइक ए बिहेव लाइक ए मैग्नेट।
और ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो मैग्नेटाइज हो गया है, उसके जो डाइपोल से वो अब मैग्नेटाइज हो गए हैं और एक डायरेक्शन में काम करने लगे, इसलिए वो एक परमानेंट मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। जो मैग्नेटाइजेशन है इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसकी डायरेक्शन भी होगी। कि आप भी जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, ऐसा तो है नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ से निकलेगा लाइंस और साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइंस आती है, तो भाई एक डायरेक्शन है ना उनकी, ऐसा थोड़ी कहीं भी कुछ भी चल रहा है। इंड्यूस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यानी कितनी ताकत है। अगर हिंदी में कहें कि कितनी ताकत है मैग्नेटिक इंटेंसिटी की उस जगह पे। रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एबिलिटी टू मैग्नेटाइज ए मटेरियल। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बाहर मैग्नेट है और मैं कहूँ कि उसमें कितनी इंटेंसिटी है, यानी उसकी कितनी ताकत है कि वो किसी दूसरी जो जैसे स्टील वगैरह इसको मैग्नेटाइज कर सके, उसके लिए उसमें कितनी पावर है, तो उसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी कह रहे हैं। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल प्रॉपर्टीज। इसका प्रॉपर्टी मैग्नेट क्या लिखा हुआ है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल प्रॉपर्टीज, कि मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अलग मतलब ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए एक ही तरह के दो पदार्थ, दो स्टील ले रहे हैं हम और कुछ उनमें अंतर है, तो ये नहीं कह सकते कि कौन सा जल्दी मैग्नेटाइज हो रहा है, कौन सा धीरे मैग्नेटाइज हो रहा है। नेक्स्ट इसमें लिखा होगा आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है उससे इन्फ्लुएंस होता है, उससे इसमें डिस्टर्बेंस हो सकता है। These two concepts help us understand how material respond to external magnetic field and how their intrinsic magnetic properties manifest। वही बात है, बताइए जो मैंने आपको बताई है कि मटेरियल रिस्पॉन्ड कैसे करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, उनमें ये दोनों प्रॉपर्टीज यूज होती है। नेक्स्ट चलते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। देखिए तीन तरह की प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल में, कि कौन सा परमानेंट मैग्नेट बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले है डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या है, वीकली रिपल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। सबसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि डाईमैग्नेटिक मटेरियल एक हिसाब से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता ही नहीं है। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो भी बहुत कम होती है, लाइक ए माइनस। तो आप सोच सकते हैं मतलब जब माइनस में कोई चीज़ है तो उसकी बहुत कम, यानी वो रिपल नहीं कर पाता मैग्नेटिक। इसमें आता है जैसे वाटर आ गया, कॉपर आ गया, बिस्मथ आ गया, ये कुछ मटेरियल है। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, वीकली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड है उससे वीकली अट्रैक्ट होता है, यानी इसमें खुद में एक अच्छी खासी मैग्नेटिक पावर मान सकते हैं। जो कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जैसे फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है। उसके बाद क्या होता है, जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की अगर प्रॉपर्टीज ख़त्म होती जाती है या एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने सेचुरेशन लेवल पे पहुंच जाता है, इसके बाद कुछ नहीं बना, तो वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। ठीक है, तो डाईमैग्नेटिक ऐसे याद रखेंगे कि वीकली रिपल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और जो कि पैरामैग्नेटिक क्या है, वीकली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक। इसके पैरामैग्नेटिक की कुछ एग्जांपल है, एल्यूमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन। फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक क्या है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड एंड कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज। फेरोमैग्नेटिक सबसे अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है, लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। इनको क्या होता है, जैसे एक बार हमने मैग्नेटाइज कर दिया, उसके बाद ये परमानेंटली मैग्नेटाइज हो सकता है। प्रॉपर्टी हम क्या ले रहे हैं, आयरन ले रहे हैं, निकल ले रहे हैं, कोबाल्ट ले रहे हैं, लेकिन ये परमानेंटली मैग्नेटाइज हो सकते हैं, इसके कारण ये बिहेव एज ए परमानेंट मैग्नेट। मटेरियल एग्जाबिट्स
डाइवर्स मैग्नेटिक बिहेवियर बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी मटेरियल का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो कुछ भी अलग अलग हो सकता है, वो उसके डिपेंड करता है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इसके ऊपर। आप डायग्राम में देख सकते हैं जो फेरोमैग्नेटिक, जो बार मैग्नेट की तरह आपने देखा होगा, जो अपने घरों में भी किताबों वगैरह में पढ़ा है, ये बार मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। और भी कुछ मटेरियल नेक्स्ट चलते हैं। परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए दो तरह की मैग्नेट होती है। जो अपने घरों में जो बचपन में अपन मैग्नेट निकालते थे लाइक टॉयज वगैरह में से, वो परमानेंट मैग्नेट थी। आपने कभी देखा है कि भैया आज मैग्नेट है कल सुबह नहीं है? ऐसा नहीं होता ना। तो वो परमानेंट मैग्नेट जो काले ब्लैक कलर में स्पीकर वगैरह में लगी होती है। दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है हमने बनाया है उससे मैग्नेट कुछ देर के लिए, हमें काम था। ऐसा कहाँ पे देखते हैं हम? क्रेन्स वगैरह में। तो इलेक्ट्रिक क्रेन होती है, चीज़ों को उठाने के लिए काम आती है। उसके अंदर क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट नहीं होती, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। उसके अंदर उतना फोर्स जनरेट किया जाता है, उतना मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट किया जाता है जैसे कंटेनर वगैरह उठाने के लिए उसको, ताकि वो चीज़ों को उठा सके। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो अंदर से फोर्स बंद करते हैं, उसकी सप्लाई बंद करते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक ए नॉर्मल क्रेन। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? परमानेंट मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट मैग्नेट इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि जब हमें काम है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे कंटेनर उठाना है, मैं उसके ऊपर ले गया, मैंने उसमें सप्लाई चालू करी, इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट, और उसने कंटेनर उठा लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि वो पूरे दिन ही, अगर वो परमानेंट मैग्नेट होती तो ड्यू टू ट्रांसपोर्ट, मान ली एक जगह दूसरी जगह जा रहा है, सामने गाड़ी आ गई, वो तो उठा लेगी गाड़ी। समझते हैं बात को? नहीं, जो कंटेनर उठा सकती है वो अल्टो नहीं उठा सकती, इसलिए वहाँ पर परमानेंट मैग्नेट का यूज़ नहीं किया जाता। या फिर जैसे जो ये तो ट्रांसपोर्टेशन क्रेन्स की हम बात करें, कई बार इंडस्ट्रियल जो फिक्स्ड क्रेन्स होती है उनके अंदर भी हम ये नहीं कर सकते परमानेंट मैग्नेट का उपयोग, क्योंकि जहाँ पे क्रेन्स लगाई जाती है उसके नीचे और भी ज़्यादा इंडस्ट्रियल वर्क होता है, और भी अलग अलग तरह के इंडस्ट्रियल वर्क्स होते हैं जहाँ पे मेटल्स वगैरह यूज होते हैं। और कुछ मेटल्स से तो ऐसे होते हैं जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो ऐसा नहीं है ना पूरे दिन वो चालू रहेगा, जब काम होता है तब हम यूज करते हैं, उसके बाद हम सप्लाई बंद कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट सिंपल है। अगर हम किताबों में पढ़ते हैं, 10th की किताबों में हमने पढ़ा था कील के चारों ओर जब हमने तार लपेटा था उसको सप्लाई दी थी, तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गया था। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम कर रहा था? जस्ट लाइक ए इलेक्ट्रोमैग्नेट काम कर रहा था। तो इसमें जो लिखा हुआ वो भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। रिटेन मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर द एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड, यूज इन स्पीकर एंड रेफ्रिजरेटर। परमानेंट मैग्नेट के बारे में जो मैंने आपको बताया, ठीक वैसे ही कि जब तक सप्लाई रहेगी तब सप्लाई जैसे हमने दी, उसके बाद ये क्या करता है, एक खुद का मैग्नेटिक इफेक्ट है उसको बनाए रखता है। अब जब हमने सप्लाई हटा ली तो भी ये मैग्नेटिक की तरह काम करेगा। जैसे मैंने आपको स्क्रू ड्राइवर का एग्जांपल दिया था, सेम परमानेंट मैग्नेट बन जाता है पहली बार। और परमानेंट मैग्नेट कहाँ पे यूज किए जाते हैं? स्पीकर्स वगैरह में, रेफ्रिजरेटर वगैरह में। इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म ओनली व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। जब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तब तक इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट बना रहेगा, और जब उसने हमने सप्लाई हटा ली, इलेक्ट्रिक करंट हटा लिया, तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाता है। यूज इन क्रेन, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, डोर बेल्स, हाँ डोर बेल्स में भी ये तकनीक यूज होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। कुछ सोल्ड एग्जाम्पल है जो आपको शायद अपनी किताब से देखने पड़ेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, तो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो है, जो मोस्ट प्रोबेबली पूछा भी जाता है कि कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये तो कैलकुलेट कराएगा ही। तो इसमें कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम पूछेगा, जैसे फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू द गिवन करंट। जो मैंने आपको बताया था, अपन ने पढ़ा था एम और एच, उसके कुछ फॉर्मूले हैं, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछ सकता है। डिटरमाइन द डाइपोल मोमेंट, कैलकुलेट है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए करंट लूप। कुछ करंट लूप इक्वेशन, कुछ करंट लूप के डेटाज आपको दे देगा, और उनके द्वारा कुछ डेटा दे करके आपको डाइपोल मूवमेंट के जो फॉर्मूले हैं उससे आपको डाइपोल मूवमेंट ज्ञात करवाएगा।
एनालाइजिंग द मैग्नेटिक फोर्स। प्रॉब्लम इस टाइप की होगी कि व्हाट इज द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर किसी वायर को रखा है तो उसके अंदर कितनी करंट जनरेट होगी, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इस टाइप के कुछ सवाल पूछ सकता है। तो इसके अंदर सोलिडिफाई अपन ने थ्योरेटिकल कुछ बातें सीखी, और वेरियस एग्जाम्पल जो आपकी बुक्स में है आप उनको जरूर सोल्व कीजिएगा। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम, आपको समरी कुछ देख लेते हैं जो हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने मोस्ट प्रोबेबली पढ़ा था इसमें टाइप्स ऑफ मटेरियल, डायमैग्नेटिक की जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी माइनस में होती है, और पैरामैग्नेटिक जो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। डायमैग्नेटिक में क्या था, वीकली रिपल्ड होते हैं। फेरोमैग्नेटिक में क्या था, एज ए परमानेंट मैग्नेट की तरह यूज़ करते हैं, तो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ मैग्नेट जो परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हमने पढ़ा, और हमने सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ा था कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जो हमें सोलर रेडिएशंस हैं उनसे हमें बचाता है। नीचे जो लाइन लिखी है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वैसे तो हमने सब कुछ पढ़ ही लिया है कि इसके बारे में बेसिक, देखिए वीडियो में हमें आपको बेसिक बताना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। जस्ट ये स्मॉल इंट्रोडक्शन कि आप जब चैप्टर स्टार्ट करें अपनी बुक का, NCERT का चैप्टर 5, तो उसके अंदर आपको ये ना लगे कि ये क्या है, उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि क्या क्या होता है, क्या क्या आपको पढ़ना है, एक मतलब क्लियर कट पिक्चर बन जाती है कि हमें क्या पढ़ना है उसमें हमें क्या है। Magnetism is a fundamental force with a vast implementation for the both natural phenomena and technological advancement। नेचुरल फिनोमेना यानी अर्थ, टेक्नोलॉजिकल यानी हमने जो मैग्नेट्स बनाई हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग दिस प्रिंसिपल अनलॉक ए डीपर अप्रिसिएशन टू आवर फिजिकल वर्ल्ड। इसके बारे में बताया गया हमने क्या पढ़ा है, उसका क्या महत्व था। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सही